तो राष्ट्र अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आजादी के 77 साल बाद भारत की पहचान ऐसे देश के रूप में है जो लोकतंत्र के हर पैमाने पर दुनिया के सामने मिसाल है। आजादी के बाद भारत को बेहद मुश्किल हालात विरासत में मिले, लेकिन देश के दूरदर्शी नीति निर्धारकों की वजह से भारत न केवल गरीबी लाचारी की हालत से बाहर निकला, बल्कि आज दुनिया भर के जरूरतमंद देशों को भारत आगे बढ़कर मदद करता है। अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा होकर विकास की लंबी यात्रा तय करने में भारत की शिक्षा नीति ने सबसे अहम रोल अदा किया। 1947 में देश के अंदर साक्षरता दर महज 18% थी, जो आज 77% जा पहुंची है। आज भारत अपनी एजुकेशन पॉलिसी में टेक्नोलॉजी के साथ साथ प्रोफेशनल ट्रेनिंग पर जोर दे रहा है। 225 अरब डॉलर का शिक्षा उद्योग भारत को एजुकेशन की विश्व रैंकिंग में आगे की कतार में खड़ा करता है। 78वां स्वतंत्रता दिवस, 18 से 77% हुई साक्षरता दर। आजादी के 77 साल, शिक्षा क्षेत्र में असाधारण विकास। उच्च शिक्षा तकनीक प्रशिक्षण, विश्व रैंकिंग में भारत अग्र। डॉक्टर राधाकृष्णन की अगुवाई यूजीसी को अस्तित्व में लाई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा से तरक्की की ओर। तकनीकी शिक्षा का आगाज, अनुसंधान पर दिया खास ध्यान। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरे देश की दशा दिशा बदल दी। कंप्यूटर साक्षरता में क्रांति, विकास की ऊंची उड़ान भरी। मिड डे मील का कमाल, साक्षरता दर में तगड़ा उछाल। $1.48 लाख करोड़ बजट, रोजगार कौशल विकास पर जोर। $225 अरब का शिक्षा उद्योग, भारत विकसित राष्ट्र की ओर। पंद्रह अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजी साम्राज्य से आजादी मिली। हालात ऐसे थे कि करोड़ों देशवासियों के लिए 2 वक्त का खाना जुटाना भी चुनौती भरा था, लेकिन बेहद दूर की सोच रखने वाले भारत के नीति निर्धारकों ने साहस भरे फैसले लेते हुए हर मोर्चे पर देश को आगे बढ़ाना शुरू किया। 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में बने कमीशन ने
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की आधारशिला रखी, जिसने उच्च शिक्षा के लिए न केवल बुनियादी ढांचा सुझाया बल्कि इसमें संस्कारी और व्यावसायिक शिक्षा की अहमियत पर पूरा जोर रखा। और इसी तरह अबुल कलाम आजाद की सलाह पर माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन को अमल में लाया गया। पंचवर्षीय योजनाओं में भारत ने एजुकेशन पर पूरा ध्यान रखा। आजादी हासिल करने के बाद भारत ने दूसरे क्षेत्रों की तरह शिक्षा में भी असाधारण प्रगति की। आजादी के समय हमारे देश की साक्षरता दर 18% थी, जो आज बढ़कर 77% से ऊपर हो गई है। चाहे उच्च शिक्षा के स्तर की बात हो या विश्वविद्यालयों की संख्या हो, शिक्षण प्रशिक्षण की वैश्विक रैंकिंग में भारत मजबूत स्थिति में खड़ा है। इस राह में कुछ चुनौतियां भी हैं, लेकिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर विश्वास भी है। आजादी के बाद भारत के सामने बेहद बड़ी चुनौतियां थीं। तमाम मुश्किलों से आमना सामना करते हुए भारत ने चौतरफा विकास के पथ पर आगे बढ़ना शुरू किया। इसी कड़ी में उच्च शिक्षा की प्रगति को जांचने और सुधार के उद्देश्य से नवंबर 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। इस आयोग ने कहा कि विश्वविद्यालय में परीक्षा के दिनों में अतिरिक्त 180 दिनों की पढ़ाई अवश्य होनी चाहिए। उच्च शिक्षा के 3 उद्देश्य होने चाहिए: सामान्य शिक्षा, संस्कारी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग ने कहा कि इसमें भी सामान्य शिक्षा पर विशेष बल देना चाहिए। ठीक इसी प्रकार इंजीनियरिंग, कृषि, विधि और आयुर्विज्ञान की शिक्षा भी देनी आवश्यक है। इसे ध्यान में रखते हुए वर्ष 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया। इसी प्रकार अबुल कलाम आजाद की सलाह पर सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन की योजना बनाई और इसमें सुधार के लिए 1952 में डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में एक नए आयोग का गठन किया। वहीं प्रथम पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर खर्च 7.9% था। दूसरी तीसरी योजना में यह घटकर 5.8 और 6.9% रह गया। लेकिन इस अवधि में तकनीकी और प्रबंधन संस्थान भी खुले। आईआईटी और आईआईएम के अलावा कई मेडिकल संस्थान खोले गए। 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के मूल्यांकन के लिए एक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शिक्षा और अनुसंधान दोनों ही देश की समस्त आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रगति हेतु आवश्यक है। स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में लागू की गई। इस नीति ने चरित्र निर्माण, नैतिक शिक्षा और राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करने की पहल की। इस नीति ने क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा ग्रहण करने की भी बात की। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के विकास का खाका तैयार करते हुए संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं के अध्ययन का भी मार्ग प्रशस्त किया। इस नीति ने वंचित लोगों को शिक्षा से जोड़ने का कार्य किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने स्वीकार किया कि शिक्षा एक अनूठा निवेश है। इसने 14 वर्ष तक के बच्चों की सार्वभौम शिक्षा को कार्यान्वित करने का पूरा प्रयास किया। इसके अतिरिक्त सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्राथमिक पाठशालाएं खोलने की सिफारिश की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1992 में संशोधित कर उसमें कंप्यूटर साक्षरता को शामिल किया गया। आगे चलकर ये शिक्षा नीति सरकार के मुख्य लक्ष्यों में शामिल हो गई, जिसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एट विश्वविद्यालय कहा गया। वहीं 1993 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा के बोझ को कम करने के उद्देश्य से डॉक्टर यशपाल के नेतृत्व में एक समिति गठित की, जिसने ये सुझाव दिया कि दूसरी कक्षा तक के छात्रों के बैग का भार 1.5 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के बैग का कुल भार 2 से 3 किलो के मध्य होना चाहिए। वर्ष 2009 में यशपाल कमेटी ने उच्च शिक्षा पर भी अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी। इसमें उन्होंने माना कि डीम्ड विश्वविद्यालयों को या तो समाप्त कर देना चाहिए या उन्हें पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा देना चाहिए। 15 अगस्त 1995 को भारत सरकार ने अहम कदम उठाते हुए मिड डे मील योजना को लागू किया।
सरकार ने एक समिति का गठन किया, जिसकी रिपोर्ट की विस्तृत समीक्षा डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की समिति ने की। कस्तूरी रंजन समिति की ही सलाह पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया गया। इस शिक्षा नीति में सिफारिश की गई कि पूर्व प्राथमिक कक्षा से 12वीं तक विद्यालय के सभी स्तरों पर सभी की पहुंच सुनिश्चित की जाए। 3 से 6 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों की देखभाल और उनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था की जाए। प्राथमिक शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं को भी स्थान प्रदान किया जाए। उच्च शिक्षा में GER 50% तक बढ़ाने का प्रयास किया जाए, जो वर्तमान में 28.3% है। अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा को कुछ चुने हुए लोगों तक ही सीमित रखने की नीति अपना रखी थी। उन्हें सिर्फ ऐसी शिक्षा व्यवस्था से वास्ता था जिससे उनके शासन का काम आसान हो जाए। उनका मकसद भारतीयों को साक्षर करने पर कभी नहीं रहा। अंग्रेजों के जमाने में कॉलेज और स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता जरूर अच्छी थी, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम थी। आजादी के बाद भारतीय नीति निर्धारकों को बिल्कुल नए सिरे से शिक्षा व्यवस्था के ढांचे को बनाना पड़ा। अंग्रेजों ने जिस तरह से देश में रेलवे लाइन का जाल बिछाया, उस तरह से शिक्षा को बेहतर करने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। और जो शिक्षा नीति अपनाई वो सिर्फ उनके फायदे के हिसाब से तैयार की गई थी। लिहाजा आजादी के बाद इस पर शुरुआत से काम हुआ और आज हमारी शिक्षा व्यवस्था विकसित देशों को टक्कर देने की स्थिति में आने लगी है। नई शिक्षा नीति में सरकार ने रणनीति भी वैसी ही बनाई है। भारत में शिक्षा क्षेत्र में सुधार की शुरुआत एक तरह से तब हुई जब 1949 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ। पहले का फोकस पाठ्यक्रमों को दुरुस्त करने, शिक्षा के माध्यम और उच्च शिक्षण संस्थानों में स्टूडेंट और टीचरों की व्यवस्था पर फोकस करना था, जबकि दूसरे को स्कूल और माध्यमिक शिक्षा और शिक्षकों की ट्रेनिंग को लेकर सुझाव देना था। इसी दौर में 1945 में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE, 1953 में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी UGC और 1961 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT का गठन हुआ। पहली संस्था का काम तकनीकी शिक्षा पर सलाह देना, दूसरी का विश्वविद्यालयों को वित्तीय सलाह और अनुदान आवंटित करना और तीसरी का शिक्षण सामग्री और उसे गुणवत्तापूर्ण तरीके से लागू करवाने पर ध्यान देना रहा। 1964 से 66 में आकर शिक्षा आयोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा को लेकर कई अहम सुझाव दिए। भारत में शिक्षा के विकास के मकसद से सुझाव देने के लिए पहले आयोगों में से एक कोठारी कमीशन था, जिसकी सिफारिशों के आधार पर 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। इस नीति के तहत माध्यमिक शिक्षा में 3 भाषाओं वाली शिक्षा पर जोर दिया गया। ये थी अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा। 18 साल बाद 1986 में इसी शिक्षा नीति में संशोधन किया गया। अब शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए टेक्नोलॉजी पर फोकस हुआ। इसके अलावा इसमें महिला और अनुसूचित जाति और जनजातियों की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया। प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसी दौरान ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी लॉन्च किया गया। 1980 के दशक में प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए मिड डे मील जैसे कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस अभियान का अप्रत्याशित लाभ दिखाई दिया। फिर सर्व शिक्षा अभियान और पढ़े भारत ने भी प्राथमिक शिक्षा में काफी योगदान दिया। 2009 में तो शिक्षा का अधिकार देकर इसे मौलिक अधिकार ही बना दिया गया, जिससे हर बच्चे को पढ़ने का हक मिला। 2020 में एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है और अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। आज जब देश आजादी के 77 साल पूरे कर रहा है, तो इसी नीति पर सरकार का जोर है। इसी नीति के तहत शिक्षा के डिजिटलीकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण पर जोर दिया जा रहा है। इस नीति के तहत स्कूलों में क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई पर फोकस रहने के बाद 5+3+3+4 मॉडल को अपनाया गया है। महिला साक्षरता दर में जो क्रांतिकारी बदलाव नजर आया है, उसकी वजह यह है कि 7
8 दशक पहले देश में महिलाओं की पढ़ाई को अहमियत नहीं थी। ज्यादातर लोग बेटियों को स्कूल भेजना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब हालात ठीक उलट हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक स्कूली शिक्षा में लड़कियां लड़कों को पीछे छोड़ चुकी हैं। पहली से 8वीं तक की कक्षा में लड़कों के मुकाबले ज्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं। पहली से 5वीं तक की कक्षा में प्रत्येक लड़के के मुकाबले 1.02 लड़कियां पढ़ रही हैं। 1951 में इस श्रेणी में लड़कियों का अनुपात मात्र 0.41 था। इसी तरह 6ठी से 8वीं तक की कक्षा में प्रत्येक लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 1.01 है। हालिया आंकड़ों के मुताबिक देश के स्कूलों की संख्या 15 लाख है, जबकि आजादी के समय देश में सिर्फ 1,40,000 स्कूल हुआ करते थे। इसी तरह आजादी के बाद कॉलेजों की संख्या में भी अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखने को मिली है। 1950-51 में देश भर में 578 कॉलेज होने का डेटा है, जबकि आज की तारीख में 43,796 कॉलेजों के आंकड़े हैं। उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालयों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है। आज की तारीख में देश में अनेक निजी विश्वविद्यालय भी मौजूद हैं। कई तो देश के बाहर के विद्यार्थियों को भी शिक्षा दे रहे हैं। हालांकि वैश्विक शिक्षा के क्षेत्र में भारत का इतिहास काफी प्राचीन और प्रतिष्ठित माना जाता था, लेकिन करीब 800 वर्षों की गुलामी ने देश को शिक्षा के क्षेत्र में लगभग खोखला करके रख दिया था। आजादी के समय देश में सिर्फ 27 विश्वविद्यालय थे, जो आज की तारीख में 1265 हो चुके हैं। वैसे अंग्रेजों के जमाने के जो शिक्षण संस्थान थे, उनकी गुणवत्ता में कमी नहीं थी, लेकिन उसका मकसद भारतीय नहीं, अंग्रेजी हुकूमत की जरूरतों को पूरा करना ज्यादा था। भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठा दिलाने के लिहाज से IIT, IIM और मेडिकल कॉलेजों जैसे संस्थानों का बहुत ही बड़ा योगदान है। भारत की पहली IIT पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में 1951 में स्थापित हुई थी। 15 सितंबर 1956 को संसद से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर एक्ट पास हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने IIT को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया था। आज देश में कुल 23 IIT हैं। देश में IIM की शुरुआत 1961 में हुई और उस साल कलकत्ता और अहमदाबाद में इसकी स्थापना हुई। आज देश में इनकी संख्या 21 तक पहुंच चुकी है। इसी तरह देश में मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में एम्स की प्रतिष्ठा का कोई तोड़ नहीं है। दिल्ली में एम्स की शुरुआत 1956 में हुई थी। आज देश में कुल 25 एम्स काम कर रहे हैं। इसी तरह 1951 में देश में सिर्फ 28 मेडिकल कॉलेज थे। इनकी संख्या बढ़कर अब 706 हो चुकी है। शिक्षा, कौशल, विकास, रोजगार से जुड़ी पहल के लिहाज से देखें तो मोदी सरकार के 10 वर्षों को स्वर्णिम काल माना जा सकता है। इसमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने और उसे लागू करने से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने जैसे वो सभी काम किए गए जो युवा सोच और उनकी जरूरत के अनुरूप थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश की नई पीढ़ी के साथ दोस्त बनकर परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रम इसकी एक मिसाल है। परिणाम स्वरूप AI, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में तेजी से कदम बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। चंद्रयान और आदित्य मिशन के बाद अंतरिक्ष में छलांग लगाने की सोच है। स्कूल कैसे होने चाहिए, इसकी अब तक देश में कोई एक आदर्श स्थिति नहीं थी। NEP आने के बाद मोदी सरकार ने प्रत्येक ब्लॉक के 2 सरकारी स्कूलों को आदर्श स्कूल में तब्दील करने का फैसला लिया। इसे PM श्री यानी PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया नाम दिया गया। इसके तहत देश के 515 जिलों में पहली खेप में 6,207 सरकारी स्कूलों को निखारने का काम शुरू हो गया है। इसके तहत इन स्कूलों को 630 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए गए हैं। नई पीढ़ी को बेरोजगारी के दंश से बचाने के लिए मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद इन्हें कौशल से जोड़ने की मुहिम शुरू की। कौशल विकास और उद्यमिता नाम से एक अलग मंत्रालय बनाया गया। इसके साथ ही 2030 तक देश के 50% युवाओं को किसी न किसी कौशल से जोड़ने का लक्ष्य बनाया गया है। 10 वर्ष में 5,000 नए
ITI खोले गए, जिनमें 6 लाख से ज्यादा नई सीटें सृजित की गईं। 1,40,00,000 युवाओं को किसी न किसी हुनर का प्रशिक्षण दिया गया। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं।